इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ना एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है। एक ऐसा नियम जो वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध को एक साथ जोड़ता है। आज हम इसी नियम को समझने वाले हैं, यानी ओम का नियम, जो हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की कह सकते हैं बुनियाद है। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि वो कौन सा बेसिक रूल है जो ये तय करता है कि बिजली किसी तार में कैसे और कितनी बहेगी। ये सवाल ही हमें सीधे उस जड़ तक ले जाता है कि आखिर ये सारे सर्किट काम कैसे करते हैं। अच्छा, तो इस जरूरी नियम को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि बिजली के बहने का नियम क्या है। फिर हम ओम के नियम और उसमें प्रतिरोध की भूमिका को समझेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि ये प्रतिरोध किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, और आखिर में हम इसके वेक्टर फॉर्म और सभी मुख्य फॉर्मूलों पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले कहानी के दो मुख्य किरदारों को समझते हैं। एक है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम आमतौर पर वोल्टेज कहते हैं। इसे आप सर्किट में बिजली का प्रेशर या दबाव समझ सकते हैं। और दूसरा है करंट, जो इस दबाव की वजह से बहता है, जो असल में इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है। साल 1828 में जीएस ओम ने एक बहुत ही सीधी और मज़ेदार चीज़ खोजी। उन्होंने पाया कि आप जितना ज़्यादा दबाव यानी वोल्टेज लगाते हैं, आपको उतना ही ज़्यादा बहाव यानी करंट मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप नल को जितना ज़्यादा खोलेंगे, पानी का बहाव उतना ही तेज़ हो जाएगा। लेकिन वोल्टेज और करंट के बीच का ये जो सीधा रिश्ता है ना, ये पूरी कहानी नहीं है। इसमें एक तीसरा और बहुत ही जरूरी हिस्सा भी है, जो इस रिश्ते को एक समीकरण में बदल देता है, और वो है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। ये जो कांस्टेंट आर है, यही इस पहेली का सबसे जरूरी तीसरा टुकड़ा है। ये इस बात को मापता है कि कोई चीज, कोई मटेरियल करंट के बहाव को कितना रोकती है, मतलब उसे बहने से कितना परेशान करती है। तो सबसे जरूरी बात यह है, वोल्टेज बराबर है करंट गुणा प्रतिरोध, और प्रतिरोध की जो एसआई यूनिट है वो है ओम, जिसे ग्रीक अक्षर ओमेगा ओम से दिखाया जाता है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक सर्किट में 12 वोल्ट का वोल्टेज है और उसमें से 3 एम्पियर का करंट बह रहा है। तो प्रतिरोध कितना होगा? फॉर्मूले को थोड़ा घुमा दें तो R बराबर होता है V/I, यानी 12 को 3 से भाग देने पर हमें मिलेगा 4 ओम। सिंपल। लेकिन ये सवाल मन में आता है कि ये प्रतिरोध, ये रुकावट असल में आती कहाँ से है? तो ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि चीज़ किस मटेरियल की बनी है, बल्कि उसके आकार और माप पर भी निर्भर करता है। ये समझने के लिए कि किसी चीज का आकार प्रतिरोध को कैसे प्रभावित करता है, चलिए एक छोटा सा विचार प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे पास L लंबाई और A क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली धातु की एक आयताकार पट्टी है। अब जरा सोचिए, अगर हम ऐसी ही दो पट्टियों को एक के आगे एक रखकर लंबाई दोगुनी कर दें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को अब दोगुना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इसका सीधा सीधा नतीजा ये होता है कि कुल प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है। मतलब प्रतिरोध तार की लंबाई के सीधे सीधे समानुपाती है। अच्छा, अब अगर हम उसी पट्टी को लंबाई में बीच से आधा काट दें, तो हम करंट के बहने के लिए जो रास्ता है उसे और संकरा कर रहे हैं, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा कर रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक चौड़े पाइप के बजाय पतले पाइप से पानी गुजारना। मुश्किल बढ़ जाती है, तो यहां भी प्रतिरोध दोगुना हो जाता है। इसका मतलब प्रतिरोध एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब हम इन दोनों बातों को मिला देते हैं तो हमें एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला मिलता है, जो पूरे संबंध को दिखाता है। प्रतिरोध लंबाई L पर, एरिया A पर और एक नए कांस्टेंट पर निर्भर करता है, जो उस पदार्थ पर निर्भर करता है जिससे वो बना है। ये जो कांस्टेंट है रो, इसे हम प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये किसी भी मटेरियल की अपनी एक अंदरूनी खूबी है, जो हमें बताती है कि वो स्वभाव से करंट को कितना रोकता है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। जैसे तांबे की प्रतिरोधकता हमेशा वही रहेगी, चाहे तार मोटा हो या पतला। अब तक हमने पूरे कंडक्टर के प्रतिरोध की बात की, लेकिन क्या हम और भी गहराई में जा सकते हैं? चलिए अब ओम के नियम को एक ऐसे रूप में देखते हैं जो सिर्फ पूरे तार पर नहीं, बल्कि उस पदार्थ के अंदर किसी भी एक बिंदु पर लागू होता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या हम इतना जूम इन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट के बीच के रिश्ते को एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, यानी पदार्थ के अंदर ही समझ सकें? ऐसा करने के लिए हमें पहले करंट डेंसिटी यानी J को समझना होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक बिंदु पर एक छोटे से एरिया से करंट का बहाव कितना घना या कॉन्सेंट्रेटेड है।
देखिए, ये कितना दिलचस्प है। हम V = IR से शुरू करते हैं, फिर हम V की जगह EL, I की जगह J और R की जगह ρL/A रखते हैं। जब हम इन सब को समीकरण में डालते हैं तो L और A यानी लंबाई और एरिया दोनों तरफ से कट जाते हैं। और ये बहुत कमाल की बात है, क्योंकि अब हमें एक ऐसा समीकरण मिलता है जो कंडक्टर के आकार पर निर्भर ही नहीं करता। हम एक नया शब्द भी बना सकते हैं, चालकता या कंडक्टिविटी, जिसे सिग्मा से दिखाते हैं। ये बस प्रतिरोधकता का ठीक उल्टा है, यानी ये मापता है कि कोई पदार्थ कितनी आसानी से करंट को बहने देता है। और ये सब हमें ओम के नियम के सबसे खूबसूरत और मौलिक रूप तक ले आता है, जो कि एक वेक्टर इक्वेशन है, J = सिग्मा E। ये समीकरण हमें बताता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर किसी भी बिंदु पर करंट का घनत्व सीधे उस बिंदु पर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती होता है। ये उस पदार्थ का एक फंडामेंटल गुण है। हमने काफी कुछ समझ लिया है, तो चलिए आप सभी प्रमुख संबंधों और परिभाषाओं को एक ही जगह पर समेट लेते हैं। ये टेबल आपके लिए एक पूरा टूल किट है। यहाँ पर बड़े स्केल के नियम यानी V = IR से लेकर उसके माइक्रोस्कोपिक रूप यानी ρ = E/J तक हमने जो भी टर्म्स डिस्कस किए हैं, उनके सिंबल, फॉर्मूले और SI यूनिट्स सब एक साथ देख सकते हैं। ये ओम के नियम की पूरी कहानी को एक नज़र में बताता है। ये हमें एक आखिरी और भी गहरे सवाल पर लाता है। हमने ये तो समझ लिया कि प्रतिरोध क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन प्रतिरोध होता क्यों है? इस क्यों को समझने के लिए हमें एटॉमिक लेवल पर यानी इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया में गोता लगाना होगा।